मुझे लगता है कि एक बार पार्ट बन के देखा जाए और यही बातें होंगी कि क्या मैं उस काले जादू का शिकार होऊंगा या फिर खुद को या मैं एक अध्याय के रूप में जाना चाहूँगा और वो 5 साल के राजनीतिक खरी को लोग याद करेंगे और एक बेंचमार्क के रूप में लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका जनप्रतिनिधि होता है उसे आपको मजबूत करना होगा, उसको सही चुनना होगा। अभी ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये सब के बीच में जो राजनीतिक हमारा बटा हुआ है, समीकरण में बैठ रहा है, इससे हमें थोड़ा सा बाहर आना होगा। अगर वो आए हैं तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ देखा कि हम कितना यहाँ से मिनरल्स उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि उस मिनरल से जितनी अरबों खरबों की जो कमाई हो रही है जिससे पूरा देश चल रहा है, कभी उस जगह पे रहने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए और राइट टू इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, यहाँ के आदिवासी हों चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हम सब एक भारतवासी हैं। जोहार। झारखंड के संदर्भ में हमेशा से एक बात कही जाती है कि 22 सालों में भी ये राज्य उस पैमाने पर नहीं पहुंच पाया जहां पर पिछले 2 दशक में इसे पहुंच जाना चाहिए था। 15 नवंबर 2000 को जब यह झारखंड अलग हुआ तो कई सपनों के साथ अलग हुआ था, और झारखंड के भीतर लगातार पॉलिसी की बात हो या फिर प्लानिंग की बात हो, हर बार कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा हो जाता है। और ये सवाल हर बार उठता है कि इस राज्य का विकास कैसे होगा, और इस राज्य को अगर डेवलपमेंट के पैमाने पर, अगर विकास की कसौटी पर अगर कसना है, वो कौन से पहलू हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए। इन सारे पहलुओं को समझने के लिए, इन सारे पहलुओं को जानने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि वैसे लोगों से बातचीत की जाए जो झारखंड को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, झारखंड को काफ़ी नज़दीक से समझ रहे हैं और झारखंड को आगे ले जाने को लेकर कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। आज ग्राम सभा के मंच पर एक ऐसे ही शख्सियत हैं, उनका नाम है प्रिंस आजमानी। आज उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड को लेकर जिस तरीके की राजनीति झारखंड के भीतर होती आई है, या फिर पॉलिसी और प्लानिंग के मसले पर जिस तरीके से झारखंड को पिछले 22 बरस में उलझाया गया है, इन सारे समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और झारखंड को अगर देश के अग्रणी राज्यों में ले जाना है तो वो कौन से प्रयास हैं जो करना होगा। ग्राम सभा के मंच पर आज मौजूद हैं प्रिंस आजमानी। प्रिंस आजमानी जी का परिचय है कि झारखंड में एक नौजवान, एक युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, और झारखंड के भीतर तमाम इलाकों की बात हो, चाहे वो खूंटी की बात हो, लोहरदगा की बात हो, या फिर झारखंड के जो सीमावर्ती इलाके हैं, चकाई की बात हो, तमाम इलाकों तक इनकी सक्रियता देखी जाती है। वो सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, इनकी सक्रियता लगातार देखी जाती है, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी इनकी भूमिका झारखंड के भीतर दिखाई पड़ती है। झारखंड के तमाम पहलुओं और मसलों पर बातचीत करने के लिए आज ग्राम सभा के मंच पर मौजूद है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करिए, समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड को विकास की पटरी पर कैसे आगे ले जाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा पर। प्रणाम। प्रिंस जी, एक झारखंड के संदर्भ में जो लोगों की एक राय बनी है, जो एक नेशनल नैरेटिव डेवलप हुआ है, माइंस, मिनरल्स, फॉरेस्ट और डिस्प्लेसमेंट, ये इस स्टेट का बहुत बड़ा एक ऐसा इशू रहा है जिसके कारण से डेवलपमेंट सिर्फ कॉरपोरेट्स सेक्टर के लोगों का हुआ, और जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो और जो व्यवसायिक गतिविधियाँ हैं वो भी चले, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी है, तो इस पहलू पर आप क्या सोचते हैं? मेरे सर्वप्रथम आपके जितने भी प्रश्नों का उत्तर होगा वो मैं सटीक देना चाहूँगा पूरे इंटरव्यू में, और कम शब्दों में मैं उनका बखान करूँगा, और समझने वाले बखूबी उसको समझ जाएंगे, और जिनको समझना है, चाहे वो सरकार के पदाधिकारी हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों हमारी तरह, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है, और कैसे करना है, और कैसे हमारा आगे मार्ग इस राज्य के लिए प्रशस्त हो सकता है। जैसे कि आपने पूछा कि झारखंड अपने खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, सब कुछ है। देखा जाए बहुत आसान शब्द में कहूँगा कि झारखंड के कोयला, आयरन और कई अन्य मिनरल्स यहाँ से पूरे देश या विदेशों में भी आयात होता रहा है। और जो आपने पूछा कि इसका समाधान क्या है, इसका समाधान ये है
कि इसमें नो डाउट कि अगर आज हमारे क्षेत्रीय जितने राजनीतिक पार्टी हैं उनका कहना है कि इसका शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, एक तरीके से शोषण और दोहन हुआ है। अगर आप कहते हैं कि कॉरपोरेट, तो कॉरपोरेट तरीके से अगर सोचा जाए तो ये साफ और साफ एक सेल्फिशनेस की ओर हमें लेके जाता है। आप खुद सोचिए, मैं एक उदाहरण दूंगा इसके साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपनी इकाई वैसी है, या मान के चले तो दूसरी इकाई है, मैकॉन वगैरह, शेर है, सब कुछ है, सब लोगों ने मिनरल्स को यहाँ से निकालो, लेकिन कभी ये सोचा कि उस मिनरल से जितनी अरबों खरबों की जो कमाई हो रही है, जिससे पूरा देश चल रहा है, कभी उस जगह पे रहने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। आज मुझे लगता है करीबन 50, 60, 70, 80 सालों से या दिल्ली से काफ़ी, मतलब मुझे लगता है 5 दशक बाद तो कम से कम हो गए हैं कि आपने आज तक सिर्फ एक बोकारो की और तत्कालीन जब HEC अपने चरम पे था और एक HEC कॉलोनी को छोड़ के आपने कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है इस बाबत? कभी नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो टाटा के जो अपने पर्सनल माइनस हैं या टाटा के जो अपने माइंस हैं, वहाँ जमशेदपुर को देख लीजिए, घाटे को देख लीजिए, तो बड़ा आसान सा है। जब आप कॉर्पोरेट लेवल पर या सरकारी लेवल पर आप ये देखते हैं कि हम इस जगह से, आप ही के मोहल्ले से अगर कुछ वहाँ से आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपके एरिया से, कॉमन सेंस की बात है कि उसके तहत आप रॉयल्टी तो राज्य सरकार को देते हैं, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप खरीद फरोख्त का बिजनेस कर रहे हैं, देखा आप रॉयल्टी दे रहे हैं, यानी आप उसको कुछ अंश दे रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आप इतना बड़ा जो यहाँ से खदानों से जो आयात कर रहे हैं सारे यहाँ से कोल मिनरल्स वगैरह, यदि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, जैसे आप CSR बोलते हैं, ये CSR क्या है? CSR के तौर पे आप एक छोटा मोटा स्कीम चला देते हैं बच्चों का, और उससे आप समझते हैं कि वो आप बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी एरिया में मिनरल से आ रहे हैं, मान के चलिए झरिया में यहाँ पे, तो झरिया का आपका चौतरफा आप उसमें डेवलपमेंट तो कर ही सकते थे ना। आपने रेल बनाना था, आपने ट्रेन लेन बनाने थे, आपने वहाँ पर सेक्टर्स क्रिएट करने थे, मार्केटिंग सेक्टर्स, हाउसिंग सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स बनाते, सब कुछ करते हैं। ये कहाँ अपने आप तक हुआ? मतलब झारखंड के एक बिजनेसमैन होने के नाते आप ये मानते हैं कि झारखंड के भीतर जो भी कॉर्पोरेट्स कंपनियां आई, जिसने भी यहाँ पर माइनिंग को लेकर के अपने अपने माइंस के यहाँ पर बड़े बड़े खदान स्थापित किए, उन लोगों ने इस राज्य का दोहन किया है, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं सीधे तौर पर? दो धरातल पर मुझे दिख रहा है, इसे हम दोहन और शोषण ही कहेंगे, क्योंकि जो आने वाले हैं, तो माइनिंग करने वाले हैं, माइनर्स हैं, जो भी इकाइयाँ हैं, चाहे वो सेंट्रल की ही क्यों ना हो, अगर वो आए हैं तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ देखा कि हम कितना यहाँ से मिनरल्स उठाकर ले जा सकते हैं। इसके लिए कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंसानियत के तौर पे, एक स्पेशलिस्ट के तौर पर हम करेंगे और सोशल एक्टिविटीज को बढ़ाते हुए कि आदमी को एक रहने का स्तर, एक जीने का स्तर को हम बढ़ाएंगे, कुछ दे कर जाएंगे अगर कुछ लेते जा रहे हैं तो। मतलब आपने रिटर्न कुछ नहीं किया? हाँ, आपने आज तक एक मॉरल ग्राउंड पे कोई रिटर्न नहीं किया। नहीं, लेकिन आप उसके तहत आपने 0.001% लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है, शादी को ये बात नहीं कहेगा, लेकिन आप लोकल रंगदारों को, लोकल माफियाओं को आपने ज़्यादा उचित समझा कि यार डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ खर्चा करने से अच्छा है कि 1 करोड़ का माफिया को दे दिया जाए और चुपचाप मैंने यहाँ से उठा के ले जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि अनैतिक तरीके से एक मैनेजमेंट करके फायदा कमाने की एक कोशिश हो रही है। लेकिन आपने CSR का जिक्र किया, अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम उल्लेख करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि CSR की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रहा है? क्योंकि आपने कहा कि CSR के नाम पर कुछ छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो खाना पूर्ति ही दिखावा है। CSR द्वारा परसेंटेज एक फिक्स होना चाहिए और ये धरातल पे कार्य दिखना चाहिए, लेकिन आज तक मुझे दिखा नहीं है। ये तो पूरे झारखंड के माइंस, मिनरल्स और खदानों की बात कर ली हमने। अगर झारखंड की राजधानी की बात करते हैं, किसी भी स्टेट के प्रति अगर पे एक नैरेटिव सेट होता है तो उसकी राजधानी के प्रति जो एक धारणा बनती है वो पूरे नेशनल लेवल पे जाता है। झारखंड की राजधानी के संदर्भ में ये धारणा बनी है कि झारखंड की राजधानी को आप 5 किलोमीटर अगर छोड़ देंगे तो आपको वही गांव 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अप्रॉक्स आप जाएंगे तो लगेगा कि हम किसी पिछड़े इलाके में आ गए। राजधानी के भीतर जो ट्रैफिक की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। अभी तक हम फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं कर पाए, अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। तो क्या पिछले 2 डिकेड्स की जो झारखंड की जर्नी रही है
आप क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट के विजन पे कोई बढ़िया लीडर नहीं मिल पाया, या फिर यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस राज्य का डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे? ऐसी स्थितियाँ क्यों जटिल हो गई झारखंड की राजधानी की? आपने जो कहा कि 2 दशक से हमारे झारखंड राज्य का जो चौतरफा डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। जो बात आपकी 24% सही है, इस बात को मानता हूँ। इसका कारण बहुत है। आपने कहा कि बस 5 किलोमीटर की रेडियस या 10 किलोमीटर की रेडियस से हम बाहर चले जाए तो आपको फिर से गाँव वाली स्थिति दिखाई देती है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा काटना चाहूँगा कि मैं एक वन्य प्रेमी, गाँव प्रेमी इंसान हूँ, और जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरे लाइफस्टाइल को स्टडी किया होगा तो आप लोगों ने मुझे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में जाके लोगों, गांव के लोगों के बीच में रहता हूं, क्योंकि उनमें वो सादगी, वो प्यार, वो निष्पक्षता दिखती है जो कि मुझे शहरों के इंसानों में नहीं दिखती। इसलिए मैं गाँव को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। दूसरी बात कि रही बात कि गाँव का डेवलपमेंट, ये गाँव का डेवलपमेंट नहीं है। वैसे भी हमारा देश, भारत देश गाँव का देश माना जाता है, जिसमें कहा जाता है ना कि 70% आबादी हमारे गाँव में बसती है, और भारत देश की जो जान है वो भी गाँव में बसती है। तो मैं कभी भी गाँव को अपोज नहीं करूँगा, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि गाँव हमारे शहर में तब्दील हो, क्योंकि वो जो वातावरण है, जो वायु है, वो सब कुछ हमें गाँव में ही मिलती है। अगर गांव के मूल स्वरूप को आप बनाए रखने की बात करें, मैं उससे भी आ रहा हूँ। अब मैं पहले तो मैंने आपसे जो ये बातें कही वो कही कि नहीं, गाँव को नष्ट नहीं किया जाए, गांव की अपनी एक महत्वता है और उसे बरकरार रहने देंगे। अब रही बात थी उसकी डेवलपमेंट की, गांव का डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले रोड का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, ताकि गांव वालों को कभी भी अगर शहर की तरफ करना पड़े या ज़रूरत के हिसाब से अगर उनको आना पड़े कि मैं तुरंत गाँव से शहर की ओर आ सकते हैं। दूसरी बात कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज हम आप कोई भी हैं, हम आज निर्भर हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पर ही नहीं, हमें अन्य जल की भी आवश्यकता है। तो गांव को तो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि उसको शहर में तब्दील किया जाए, कंक्रीट जंगल में तब्दील किया जाए। डेवलपमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी जीने के लिए ज़रूरी है, जितना कि एक और ग्लोबल डेवलपमेंट के हिसाब से हम जितना अपने आप को कोप अप कर सकें, एक प्रोपोर्शनेट रेशियो के हिसाब से। अब एक पहलू ये आता है कि अगर झारखंड के भीतर लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो, या फिर यहाँ के टूरिज्म को अगर डेवलप करने की बात हो, या फिर इस स्टेट के भीतर कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, आपने कहा गांव, और मैं गांव को पसंद करता हूँ, आपने ये बात भी कही, तो क्या यहाँ के पर्यावरण को लेकर भी कोई ऐसी व्यापक पॉलिसी बनाई जा सकती है जिससे इस स्टेट के भीतर जो बड़े विजिटर्स हैं, अलग अलग कंट्री के जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर विजिट करें और इस स्टेट का रेवेन्यू बढ़े? इसको लेकर कोई बहुत गंभीर पहल दिखाई नहीं पड़ती। सरकार जरूर कोई कॉन्फ्रेंस करती है, कोई समिट करती है, टूरिज्म समिट करती है, यहाँ पे बहुत बड़ा आपने देखा इन्वेस्टर समिट हुआ, तो इस तरह की इवेंट्स तो हो रहे हैं, इवेंट्स में बहुत बढ़िया बढ़िया बैकड्रॉप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन फिर शहरों में वही दिखता है कि शहरें जाम है, या फिर हमारे पास टूरिंग प्लेस के नाम पर वही रूम फॉल और इसको हम लोग गिनाते हैं। तो इसमें एक बड़ा विजन कैसे आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गलती, जो शुरुआती गलती है, 2-3 तरफ से गलतियां पनपते हैं। पहले कि हम जनता भी गलत हैं, हम अपना जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं इसे समझे बगैर चुनते हैं। समझे बगैर चुनते हैं इसका मतलब ये कि हम व्यक्ति विशेष पे या उसके तो करने पर हम ध्यान नहीं देते, उसका विजन क्या है, नहीं है। हम सीमित हैं आज भी वहीं रोड, नाले गई और गलिए तक सीमित। तो अब आप सोच रहे हैं कि पूरे झारखंड में टूरिज्म को डेवलपमेंट की और रुख दिया जाए, तो वो कैसे होगा? वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका जनप्रतिनिधि होता है उसे आपको मजबूत करना होगा, उसको सही चुनना होगा। अभी ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये सब के बीच में जो राजनीतिक हमारा बटा हुआ है, समीकरण बैठ रहा है, इससे हमें थोड़ा सा बाहर आना होगा। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक ये भी पहुंचाना चाहूँगा कि अगर एक अच्छा इंसान होगा ना, तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी नहीं देखेगा। उससे पहले वो देखेगा अपनी भारत की संस्कृति, जो सनातन धर्म को देखेगा। वो तो सबसे पहले वो अपने भारत देश की संस्कृति को देखेगा, तो संस्कृति के अनुरूप चलेगा। फिर भारत के डेवलपमेंट को देखेगा, वो ये देखेगा कि हमारे समाज में
लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उससे इनका और क्या ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि इनकी जो रहने की शक्ति है, पढ़ने की शक्ति है, सब में ग्रोथ हो, और किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं उनके लाइफस्टाइल को। इन सारे पॉइंट्स पर अगर स्टेट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, आप कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, यहाँ की पूरे ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? क्योंकि आपके इस चैनल में मैं खुल के बात करना चाह रहा हूँ, और आज तक मैंने कभी दब से बात की नहीं है। मैं अभी तक जितने ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, IAS से, जिनसे भी, मैंने देखा है कि 90% जो IAS हैं उनमें विजन करप्शन का है। मात्र 10% जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनमें जेन्युइन विजन है अपने देश, अपने राज्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति। उन्हें हमें कुछ करना है, हमें कुछ इस जीवन में समाज को कुछ दे के जाना है। उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं, और ये इंसानी सिर्फ भी नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो इंसानी सिर्फ भी वही है जहाँ आपकी इंसानियत आप पर हावी रहती है। क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होने का कारण भी वो करप्शन ही है, और इसमें मैं 90% ब्यूरोक्रेट्स को इस बाबत करप्टेड मानता हूँ। इंटरव्यू के स्टार्टिंग में हम लोगों ने माइंस और खदानों की बात की थी, लेकिन अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं झारखंड के भीतर, तो जब पिछली बार रघुवर दास की सरकार थी तो सरकार ने ये कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा स्टेट बहुत अच्छे रैंक पे है। लेकिन आप देखेंगे कि माइंस मिनरल्स के अलावा अगर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जिससे बड़े लेवल पर रोजगार यहाँ पे जन्म सके, पैदा हो सके, रोजगार पैदा होता है, तो कुछ छोटी मोटी कंपनियां दिखाई पड़ती हैं जो टेक्सटाइल की, जैसे ओरिएंट क्राफ्ट आई, अरविंद आया। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कुछ वैसी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लग पाई जिससे यहाँ पे लोगों को, यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिल पाए। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? बहुत सिंपल सा है, 2-3 जवाब इसका। डेडिकेशन और स्लो मूवमेंट ऑफ फाइल्स। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? ईज ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आपके पास एक प्रपोजल आया, आपके कमेटी ने उसको स्टडी किया, आपको प्रपोजल अच्छा लगा, और सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ उसको मूर्त रूप तक या अमली जामा पहनाने तक ये कार्य आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उस अपकमिंग इंडस्ट्री के लोगों के साथ करना चाहिए। आप पहले दिन उनको इनवाइट कर लेते हैं 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, उसके बाद आप खुद ही नहीं मिलते। जब वो आते हैं झारखंड तो आप उनसे मिलते ही नहीं, और आप मिल भी लेंगे तो फिर उनको आप एक चैम्बर से दूसरा चेंबर, दूसरा चैम्बर से तीसरा चैम्बर आप दौड़ाते रहते हैं। इससे जितने भी अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जब अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा, लोग क्यों आएंगे, क्योंकि खनिज संपदा यहाँ है, सारा कुछ है, हमारे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब जिस तरीके से NHAI जो यहाँ का डेवलपमेंट कर रहा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, आभार है जैसे गडकरी जी का। और इधर मैं देख रहा है कि हेमंत सोरेन जी भी काफ़ी लगे हुए हैं, और मुझे क्यों लग रहा है नहीं बोलने से कि ही इज अ वन मैन शो। हेमंत सोरेन जी वन मैन शो है इस वक्त यहाँ का? हाँ, वन मैन शो। मुझे तो नहीं लगता कि और कोई काम कर रहा है, मतलब कि जिनके पास एक विजन के साथ कोई काम कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक वो अगला एक ही इंसान जो मुझसे सरकार में दिख रहा है जो लगा हुआ, मुझे विजन नहीं नजर आता है, और बाकी किसी की मतलब कि मंत्री में। थोड़ा एक ये क्वेश्चन है आपको लेकर के ही है। मैंने अखबारों में देखा था कि आपका बिल्डिंग पेंटागन बिल्डिंग को लेकर मैं देख रहा था कि नगर निगम से काफ़ी आपकी ठंड रही थी, और कुछ एक तरीके से लग रहा था कि कुछ फाइट चल रहा है। और जब हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कुछ परिस्थितियाँ पनपती हैं तो ब्यूरोक्रेट्स को, यहाँ के कॉर्पोरेट्स को साथ देना चाहिए? आपके साथ क्या हुआ था जो लगातार इतना आप प्रशासन से लड़ रहे थे? बहुत अखबारों में सुर्खियाँ बटोर रही थी आपकी बिल्डिंग। देखिए, मैंने तो हमेशा एथिक्स पे चलनी थी सोची है, और क्योंकि एथिक्स पे चलना मुझे अच्छा लगता है, और मैंने अपने जीवन को एक लक्ष्य दिया हुआ है कि जब तक मुझे जरा भी प्राण बाकी है, मैं एथिक्स पर ही चलूँगा, चाहे मुझे जितना भी सहना पड़े। मैंने तो ये सोचा था कि मैंने एज पर बायलॉ 100% बायलॉ के हिसाब से मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, तो मुझे एक रोल मॉडल के रूप में नगर निगम और लोग मुझे जाने हैं कि भाई सबको इसी तरीके से बनाना चाहिए।
मुझे क्या मालूम था कि मैं करप्शन का शिकार हो जाऊंगा। ये अंदर की बात है, तुमसे क्या नहीं बच पाए करप्शन। करप्शन से बच नहीं पाया, क्योंकि इनके पास करंट का जो पावर होता है ना, वो पावर कृषि का पावर। आपको ताज्जुब होगा जान सर, क्या चीजें टेम्पर्ड की गई आपके मामले में? टेम्पर मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, उतना ही काफी है। अरे बिल्डिंग के अपना लिफ्ट जगह से उठाकर बीचों बीच डिवाइडर पर रख दिया गया है वीआईपी रोड पे, सरकारी ऑन पेपर। जी हाँ, सरकारी कागजात में मेरे बिल्डिंग को उस नीच जगह से उठाकर बीचों बीच डिवाइडर पे रख दिया गया है। और हास्यास्पद है ये कि अगर इस पेपर के हिसाब से अगर चला जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधीश और जितने भी प्राधिकारीगण हैं, मेरे बिल्डिंग को चीर पे दिखने से गुजरते हैं। अच्छा, मोदी जी की रैली हुई थी। हाँ, वो भी हमारे बिल्डिंग को चीर पे दिखने से गए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक तरीके से परेशान करने के उद्देश्य से, या फिर कोई हिडन एजेंडा होता है, इस कारण से इस तरह की स्थितियां जन्म लेती है? देखिए, जैसे हर इंसान की नीयत में खोट रहता है, आफ्टर ऑल पदाधिकारी भी तो एक इंसान ही है ना। तो वो ब्यूरोक्रेट्स के कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास जो पावर है, बल्कि उस कुर्सी में ये पावर उनको तभी आवंटित की जाती है कि भाई जो भी बाई लॉज था या किसी भी सरकार द्वारा लॉज बनाए हुए हैं उसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें चेक किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए, इसे रोका जाए, बस उतना ही। तो बाई लॉज आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी हैं, आप डेवलपर्स भी हैं। झारखंड के भीतर आप देखते होंगे कई सारे ऐसे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, बड़े बड़े पोल्स का निर्माण होता है, आप देखते हैं बरसात में नहीं गिरता। आप क्या मानते हैं इन सब चीज़ों के पीछे भी अगर सरकार के, प्रशासन के लोगों की भूमिका का आकलन करते हैं तो ये एक बड़ा करप्शन सामने आता है कि अगर कोई डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन हुआ सरकारी स्तर तो उसमें वो क्वालिटी और वो स्टैंडर्ड को क्यों नहीं फॉलो किया गया जो कागजों पर होता है? इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ वैसा स्टेप लेना होगा जिससे ये सारी चीज़ें सुधरें? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, इस पर मजाक करना या फिर इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना एक बड़े खतरे को जन्म देता है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? जैसे मैंने इस पर बहुत गहन सोच विचार किया था, इसमें सभी की भूमिका इक्वल हो, चाहे वो ठेकेदार की हो, चाहे इंजीनियर्स की हो, चाहे उस पर्टिकुलर विभाग की हो। आपने कहा ना वैसे कि पुल वगैरह बह जाते हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, तो कहीं पर हो सकता है कि आपके जो सरकारी इंजीनियर है, जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, जूनियर इंजीनियर हो, चिपिंग इंजीनियर हो, SDO हो, PE हो, वो या तो अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं 100%, या ये भी हो सकता है उन्हें भी झूठ बोला जा रहा हो, या फिर उन्हें नहीं मालूम हो कि ठेकेदार इसमें चोरी कर रहा है। और मज़ेदार बात यह है, चाहे वो उसे इंस्पेक्ट कर रहे हों या चेकिंग पर जा रहे हों, चाहे ना जा रहे, चाहे ठेकेदार ईमानदारी से बना रहा हो चाहे नहीं बना रहा, लेकिन जो परसेंटेज है वो तो पहुंचना चाहिए। तो आप मानते हैं कि वो जो PC की बात लोग करते हैं, हाँ, वो एक बड़ा मसला है इसके पीछे? देखिए, 20 से लेकर 35% तक का PC विभागों में बढ़ जाता है, बचा आपके पास मान के चलिए 75% एवरेज ले लेते हैं, 70% ले लेते हैं, तो 70% में ठेकेदार को कमाना है, इसमें अरेस्ट मैंने भी कट जाना है, उसमें फिर सिक्योरिटी एक मनी होता है जैसे कुछ एक काम कंप्लीशन के बाद के कुछ 6 महीने 1 साल बाद रिलीज किया जाता है। एक कट कटा के मान के चलिए इसके पास बचा 60 में अब क्या कमाएगा और क्या गवाएगा। 1932 के मसले पर झारखंडियों की अगर मांग की बात करते हैं और तमाम इलाकों में जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनकी ये मांग है कि सरकार इस बात को डिफाइन करे कि झारखंडी कौन है। या तो सरकार आधार बना सकती है 1932 के खतियान को, या तो सरकार आधार बना दे अंतिम सर्वे को। जिस जिले में भी अंतिम सर्वे हुआ, कहीं पर 1932 में हुआ, कहीं पे 1964 में हुआ होगा। अब इसमें एक मसला ये है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनको प्राथमिकता इस राज्य के भीतर मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी ये कह रहे हैं कि ये अधिकार का रक्षा 1932 के खतियान से ही होगा। अब आप क्या कहेंगे? जो 1932 के जो खतियाने हैं
उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन, मतलब कई स्पेशल प्रोविजंस का भी इसमें इंक्लूजन होना चाहिए। वेरी सिंपल। जैसे कि आपने कहा 4th ग्रेड में, ठीक है, आप उनके लिए 50% रिजर्वेशन कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, जहाँ पर जमीन की खरीद फरोख्त है या और भी कई अन्य चीजें हैं, शिक्षा की बात हो, उनको किसी एक लेवल तक पूरी शिक्षा या 50% की शिक्षा का उसमें उनको मानदेय मिले, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट में काम आएंगी। यूथ खसैट के का ये राज्य बने, ऐसा कोई उसमें कोई पॉइंट्स ना, और राइट टू इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, यहाँ के आदिवासी हों, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हम सब एक भारतवासी हैं। तो अगर सोशल जस्टिस के पॉइंट पे हम लोग देखते हैं तो झारखंड के लोगों की जो एक पीड़ा रही है, जो उनका दर्द रहा है, उनका कहना है कि इस 22 सालों में हमारी नौकरी में जो झारखंड के लोगों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो नौकरियां दूसरी स्टेट के लोगों ने हासिल कर ली। और कई बार ऐसे एग्जाम्पल झारखंड के भीतर सामने आए कि एक आदमी 2-2 जगह के डोमिसाइल का लाभ उठा रहा है। बिहार के यूपी का भी डोमिसाइल उसके पास है, झारखंड का भी डोमिसाइल उसके पास है। वो दोनों जगह का स्थानीय हो जा रहा है, दोनों जगह की नौकरियों में रिजर्वेशन ले रहा है, और इवन की झारखंड की नौकरियों में वो सेलेक्ट होकर के नौकरी भी कर रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जो सोशल जस्टिस है वो प्रभावित हो रहा है। ये लोगों का तर्क है झारखंड के भीतर। कैसे इसका बहुत आसान है, बहुत आसान है संजय जी। आधार कार्ड तो एक ही रहेगा ना, तो आधार कार्ड में या तो आप मूल रूप से झारखंडी कहलाएंगे, झारखंड के वासी कहलाएंगे, या तो बिहार के वासी कहलाएंगे। आधार तो पहचान का एक ये है। पहचान का और तो एड्रेस आपका उसमें आधार का दे दो, आधार देखे तो आप वो घूमेंगे ना, आधार का नंबर तो एक ही रहेगा ना, तो आधार का नंबर एक ही होगा, या तो बिहार का मिलेगा या झारखंड का मिलेगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया के सभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप आधार से लिंक करिए सबसे पहले। बिल्कुल, आपने कहा ना कि मैं दोनों जगह का फायदा उठा रहे हैं, तो आधार में अगर आप झारखंड में आप अपने घर बना लिया, आपकी 2 पुश्तियाँ हो गई, आप यहाँ के निर्वासित हो गए, जब परमानेंट हो गए आप, फिर एनआईसी को इस पर कुछ सेंट्रल डेटाबेस डेवलप करना। हाँ, तो आपने जब ये आपने आधार के हिसाब से आप वहाँ के डोमिसाइल जो आप फायदा उठा रहे हैं बिहार का, वो कैंसिल होगा, और वहाँ पे कोई और का फायदा ले जो वहाँ के निवासी होंगे, जो वहाँ के आधारवासी होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, अब लौटते हैं जरा झारखंड के उस कालखंड में जब 2014 से 2019 के दौरान झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ा मोमेंटम झारखंड का इन्वेस्टर समिट हुआ था। ये उम्मीद जगाई गई थी कि झारखंड के भीतर अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे। एक कॉरपोरेट लेवल के जिस तरीके की समिट हुई और जो भीड़ उमड़ी थी, लगा कि झारखंड में कुछ बहुत बड़ा कायाकल्प होने वाला है, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ फाइलों में ही दब कर रह गई। आप इस पर क्या सोचते हैं? भाई, रिजल्ट तो आपके सामने है। झारखंड मोमेंटम का हाथी को आप करीबन उस मोमेंटम के 3 साल 4 साल बाद भी आप देख सकते थे कि पेट पे बल धड़ाम से गिरा पड़ा था खेल गाँव में। तो बेसिकली क्या है कि प्रेजेंटेशन देने से बात नहीं बनेगी। सबसे पहले अगर दोबारा भी अगर आपने झारखंड मोमेंटम को लॉन्च करना है, तो सबसे पहले आपको एक इंटरनल टीम बनानी होगी। यानी कि गाड़ी खरीदने से पहले आपको उसके सर्विस सेंटर का मुआयना करना पड़ेगा कि उसके सर्विस और स्पेयर अवेलेबल है कि नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई मोमेंटम स्टार्ट करते हैं, या फिर अभी हेमंत भाई साहब ने भी किया था दिल्ली में जाकर इन्वेस्टर्स मीट किया, जो भी आप कहें, तो उससे पहले एक यहाँ पर टीम रेडी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर के पास कहीं ना कहीं एक विजन वो लेते चल रहा होता है कि इस साल इसे क्या करना है। अगर आप इसे आज इन्वेस्ट के लिए अगर आप उसको कन्विंस कर लेते हैं और इसे आज 10,000 करोड़ रुपए अगर कोई इंडस्ट्री में ठाना है, तो केवल 5, 10, 15 दिनों में उसकी पूरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी एंड दे वांट द वर्क टू बी ऑन ग्राउंड। लेकिन जब वो आपके पास आते हैं तो पता लगता है कि वो अपनी इस ब्यूरोक्रेट से मिलेंगे, फिर इससे मिलेंगे, फिर इससे मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर हमारे राज्य में जो है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को लाइक कर सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री या फिर इंडस्ट्री मिनिस्टर से हो, चाहे उसको जो सेक्रेटरी हो, सचिव हो, उनसे मिला के चाय कॉफ़ी पिला के उनको आप फोटो खिंचा कर भेज देंगे कि फलाना फलाना इंडस्ट्री के CEO या MD आए थे। चलिए ठीक है, अब हम लोग जरा झारखंड के अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले खेल गाँव का जिक्र किया था जब मोमेंटम झारखंड की बात कर रहे थे। इस वक्त
दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम आपने देखा कि राउरकेला में बना और वहाँ पे मेज़बानी किया उड़ीसा ने हॉकी वर्ल्ड कप का। और हॉकी की जब बात करते हैं तो हॉकी के हमारे पास एक बहुत बड़े आइकॉन जयपाल सिंह मुंडा हैं, जिन्होंने एम्स्टर्डम में जब ओलंपिक का गेम हुआ था 1928 में, जहाँ तक मुझे याद है, तो उस वक्त उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। और जो उड़ीसा में स्टेडियम है वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के नाम से है। अब दो आइकन हमारे हॉकी के भी आइकन हमारे पास है, बिरसा मुंडा हमारे आइकन, लेकिन बिरसा मुंडा का स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में और हॉकी का वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है उड़ीसा में। इसका मतलब कि हमने जो इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया वो सिर्फ पिछले 10-15 सालों में शोभा की वस्तु बनकर रह गई। हम इतने बड़े बड़े मेज़बानी क्यों नहीं कर पा रहे? 34th नेशनल गेम का हमने मेज़बानी किया, लेकिन उसके बाद कोई बड़े आयोजन नहीं है स्पोर्ट्स को लेकर। और आप खो खो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए भी मैं ये सवाल आपसे पूछा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2019 में जब मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बना इस चैम्पियनशिप का, तो तत्कालीन नगर विकास मंत्री रांची विधायक माननीय CP सिंह जी भी इस बार अध्यक्ष थे। और मैं पहली बार क्योंकि खेल से जुड़ा था उस वक्त, किसी एसोसिएशन से खुलकर जुड़ा था, पहले दिन मैं एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, जैसे खुल के जुड़ा तो ठीक है चलिए मेज़बानी मैं करता हूँ, क्योंकि खो खो हमारा बहुत ही पुराना भारतीय खेल रहा है और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी बहुत जोर है। एंड इट्स अ गेम ऑफ एंड्योरेंस, ब्रेन एंड रैपिडनेस। तो सबसे पहले हम लोग स्टेडियम ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर हो, तो किसी ने कहा मोराबादी में दरी बिछा से कर लेते हैं, किसी ने कहा कि पानी पटा के फलाना स्टेडियम में कर लेते हैं, हॉकी स्टेडियम में कर लेते हैं। मैंने कहा यार खेल गाँव एक बार चलते हैं वहाँ देखते हैं। तो फिर वहाँ मुझे सब ले गए, जितने भी पदाधिकारी थे खो एसोसिएशन के, वो मुझे ले गए इंडोर स्टेडियम, वॉलीबॉल इंडोर स्टेडियम। मैंने कहा यहाँ क्यों करेंगे? बोले नहीं खो खो का स्टेडियम हुआ करता था कहीं। मैंने कहा अच्छा कहाँ हुआ करता था, चलिए ज़रा मुझे बताया जाए। तो हम खेल गाँव में आगे निकले तो देखा कि जंगल झाड़ की ओर हम बढ़े। वहाँ जब बढ़े तो बताया गया कि यहीं खो खो का स्टेडियम हुआ करता था। अच्छा हुआ करता था। मैंने कहा अभी अभी खेल गाँव बना है और स्टेडियम हुआ करता था, बड़े अजीब सी बात है। तो हम झाड़ को चीरते हुए हटाते हुए अंदर घुसे तो जोर नजर खो खो स्टेडियम की बात बता रहे हैं? जी हाँ, खो खो स्टेडियम जो खेल गाँव के अंदर वहाँ झाड़ था। हाँ, करीबन मुझे जहाँ तक पता लगा 13 करोड़ की लागत से शायद वो बना था। तो हमने पूरी एक टीम बनाई रातों रात हमने ऐसे दिन एक टीम बनाई और अपने साथी को इकट्ठा किया, सबको एक एक जिम्मेवारी दी गई। राजा जी ये CCI सेंटर में आता है, कुछ है। हमने कहा खेल होगा तो यहीं होगा। और मैं बताया कि मात्र 3 दिन हमारे पास समय था, मात्र 3 दिन और 3 रात। 3 दिन 3 रातों में हम लोगों ने इस मोहनजोदारो को अंदर से खोद के निकाला। हजारों में पेड़ है, खिड़की दरवाजे तक चोरी हो चुके थे, स्विच बोर्ड भी नहीं थे, तार नंगे तार लटक रहे थे। अगर उसमें लाइन दिया जाए और कोई गलती से भी अगर उसे छू देता तो वो करंट से वहीं मर जाता, ये हालत थी। 3 दिन 3 रातों में उसका जीर्णोद्धार हुआ। उसे डे एंड नाइट लग के हमें तैयार किया। हम सुबह 4 बजे घर लौटते थे, 2 बजे घर लौटते थे। हम लोगों ने शिफ्ट किया और 2019 असद जूनियर खो खो नेशनल चैंपियनशिप हमने आयोजित कराया। और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लग रहा था कि कोई नेशनल से इंटरनेशनल लेवल का कोई गेम हो रहा है। इस समय हमारे पास बस एक ही चीज़ की कमी है खाली कि हमारे पास खो खो के लिए मैट्स नहीं थे। अगर वो मैट होता तो रंग बिरंगा मैट का लुक ही कुछ और होता और उसकी और अंदर की जो हम लोग ने ब्रिज दिया था वो और सही कर रहा था। लेकिन अगर उस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, आप देखेंगे टाना भगत स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, एथलेटिक्स स्टेडियम, एक पूरा मतलब स्पोर्ट्स विलेज जो बना खेल गांव इतने बड़े एरिया में, ऐसा लगता था कि झारखंड के भीतर के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको एक बड़ा स्टेज मिलेगा। बेशक झारखंड के खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, तो उसकी देखभाल उस तरीके से क्यों नहीं हो रही है? और खिलाड़ियों की जो फौज निकल करके सामने आनी चाहिए थी, चाहे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो या फिर खेलो इंडिया की बात हो या फिर झारखंड स्पोर्ट्स में जितने भी यहाँ पे
प्लेयर्स है जो खेलते हैं ओलंपिक के जितने भी गेम हैं, उसको लेकर के वो जागरूकता नहीं दिखाई पड़ती है। कोई भी खिलाड़ी आगे निकल रहा है तो दिखाई पड़ता है कि वो अपने स्ट्रगल से निकला है, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। जो राज्य का खेल विभाग है वो बहुत ऐसा लगता है कि शांत है, शिथिल है। इसको कैसे ट्रैक पे लाया जाए? हमारे दुर्भाग्य है, जब से हमारा राज्य बना है, अगर मंत्रालय देखा जाए तो कभी भी उसके अनुरूप सुटेबल लोगों को सही पोर्टफोलियो नहीं है। नहीं, हाँ, पोर्टफोलियो नहीं मिला। इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि ये अपने कहा जाए तो इसमें फिर वही स्वार्थ सर्वोपरि। किसी एक इंसान को मंत्री बनना है तो बस बनना है, मुझे मंत्री बनना है, भले ही आप 10वीं पास हो, 11वीं पास हो, लेकिन आप शिक्षा मंत्री बनेंगे। ये एक बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं झारखंड के लिए आप। और ये जिनके खेल से दिन तो कोई लेना देना नहीं, वो आज खेल मंत्री बनेंगे, आज ये मंत्री बनेंगे, आज वो मंत्री बनेंगे। चलिए देख के अगर ये मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत होगी। सभी पहलुओं पे हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन अगर झारखंड के महिलाओं के संदर्भ में बात करते हैं, आप देखिए कि झारखंड की महिलाएं, झारखंड की बेटियां दिल्ली में, मुंबई में, फ्लैट्स में वहाँ पे नौकरानी का काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। वुमेन ट्रैफिकिंग एक बड़ा मसला है। बहुत बड़े बड़े ऐसे सिंडिकेट का खुलासा भी हुआ झारखंड में, जो लड़कियों को झारखंड से ले जाकर के बड़े महानगरों में बेच देते थे। इस पहलू पर आप क्या सोचते हैं, और ऐसे जो अनैतिक काम हो रहे हैं इसका कैसे कोई समाधान का रास्ता निकले? देखिए, कहीं काम करना अनैतिक नहीं, बेटियों को बेच देने के अनैतिक काम की मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। काम करना अनैतिक नहीं है, वो बड़ा हो या छोटा इंसान हो। घर का काम, झाड़ू या पोछा या बर्तन धोना, गृहिणी बर्तन हो रही है, वो नौकरानी नहीं हो रही। समय का अभाव है तो लोग काम के लिए लोग हो रहे हैं। आपने कहा बीआरओ में जाके यहाँ झारखंड के अंदर काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि राज्य का मुखिया या कर्नल या आर्मी के मेजर ये लोग खुद जाकर रोड बनाएंगे तो काम नहीं करेंगे? हर लेवल पे एक स्तर बटा हुआ है काम करने का। तो घर का काम करने को आप नौकर नौकरानी बोलते थे, तो ऑफिस में अगर आप जॉब देते हैं या ऑफिस में हाउसकीपिंग के लिए बर्तन धोना पड़ता है या झाड़ू पोछा, तो हर ऑफिस में लगता है, तो वो नौकरानी है गई, ये नौकर हो गए, उन्हें आप जॉब कहते हैं। ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने को आप जॉब कहते हैं, घर में झाड़ू पोछा लगाने को आप नौकरानी कहते हैं। नहीं, मानसिकता में थोड़ा सुधारना होगा और नजरिए से सुधारना होगा, कहने का तात्पर्य है। हाँ, रही बात ये कि ट्रैफिकिंग, हमारे ट्रैफिकिंग का मसले के बारे में आप बोलिए। काम करना तो नौकर या नौकरानी नहीं हो जाता, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में और आपको उदाहरण देकर समझा दिया। हाँ, यहाँ से झूठ बोलकर किसी दूसरे शहर में ले जाना है या दूसरी जगह ले जाना और गुमराह करके उनके परिवार वालों को उनसे अलग करके उसको जिस बाबत आप उनको लेके जा रहे हैं वहाँ झूठ बोलकर उसके विपरीत उनको बेच देना, ये गलत है। चलिए, तो अब एक अंतिम सवाल की तरफ लौटते हैं। क्या आने वाले भविष्य में अगर आप इतने मसलों पर इस तरह की राय रखते हैं तो क्या आप अपनी कोई पॉलिटिकल जर्नी शुरू करेंगे? क्या आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? आप सोसाइटी को कैसे डिलीवर करेंगे? या फिर जिस तरीके से आप अपने फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर जो भूमिका निभा रहे हैं उसको जारी रखेंगे? आप व्यक्तिगत तौर पर सोसाइटी को कैसे डिलीवर करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो व्हाट इज मीनिंग बाय पॉलिटिक्स, एक सवाल। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के दो नज़रिए से लोग देखते हैं। अब डूइंग पॉलिटिक्स इज लाइक, या तो आप बहुत स्वार्थी हैं तो ही आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, या आप निकम्मे हैं तो आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का हनन करना है तो ही आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। सोसाइटी को सर्व करने के लिए जाना चाहते हैं, तब पॉलिटिक्स का सही अर्थ तो यही है जो अभी आपने कहा। अ प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मायने ही इन दिनों या कहे तो कुछ 2-3 दशकों में चेंज हो गया, एकदम विपरीत हो गया। पेट में चूरा रोकना को पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो आप बोलेंगे वो आप नहीं करेंगे उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो आप वादा खिलाफी करेंगे उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो अब उस पॉलिटिक्स को एक बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। नहीं तो ठीक है, आप क्या करेंगे? आप क्या निर्णय लेंगे? कुछ 24 में इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा और विधानसभा। क्या आप ऐसा कोई निर्णय लेंगे सोसाइटी को सर्व करने के लिए, या फिर जैसे काम कर रहे हो वैसे करते रहेंगे?
देखिए, पिछले 20-22 वर्षों से मैंने हमेशा बैकफुट का काम किया, बैक ऑफ द स्टेज काम किया। और भगवान की दया कहिए या माया कहिए कि हमेशा जब जब मैंने बैकफुट पे खड़े होकर पीछे से जिन जिन कैंडिडेट्स को हमने मदद की है, ये सब जीत कर सामने आए हैं। अच्छा, आप बैकडोर पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं इससे पहले? संजय जी, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। अब आपको भी जानते हैं कि रांची से लेकर खूंटी तक, लोहरदगा से लेकर गुमला तक, गुमला से लेकर चपई तक मैं छुपी राजनीति का हिस्सा हो रहा हूँ। फ्रंट फुट पर कब खेले? फ्रंट फुट पर खेलने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब मैं ये देखता हूँ, पता नहीं इस कुर्सी में क्या काला जादू है, किस चुड़ैल की इसमें मतलब की आत्मा बसती कि लोग बनने से पहले तो बहुत वादा करते हैं और बहुत कसमें खाते हैं कि मैं जब बनूंगा तो मैं ये करके दिखाऊंगा, लेकिन पता नहीं उस कुर्सी में बैठने के बाद भूल जाए। नहीं, उस आत्मा का क्या प्रकोप है, उस कुर्सी के चुड़ैल की आत्मा का क्या प्रकोप है राजनीतिक प्रकोप, तो वो जाने के बाद वो सब भूल जाता है। वो सब देखता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरा परिवार, मेरा आने वाला पुष्ट, मुझे, हम और मैं कैसे आगे निकलूंगा। वो जन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है, जनता की ओर से जन के लिए। इस बात के में बैठते ही कुछ दिनों में भूल जाता है और 5 साल यूं बीत जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। और जब वो 5वां साल खत्म होने को आता है, दोबारा वो जन के बीच में जाता है और फिर वहीं गिड़गिड़ा के भीख मांगता है। आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि आपको जनता के बीच में जाके आपको फिर वोटों की भीख मांगनी पड़े? अगर आपने अच्छा कार्य किया होता तो जनता आपको खुद ब खुद अपने दूसरे टेन्योर के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेगी। आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है उनसे वोट? तो आप मानते हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की भी जरूरत है सोसाइटी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े। तो आप उस पॉलिटिकल रिफॉर्म का पार्ट बनना चाहेंगे और ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहना चाहेंगे? रिफॉर्म तो हमने करके कई बार देख ली, वो तो पार्ट बनेंगे। अब मुझे लगता है कि एक बार पार्ट बन के देखा जाए और दो ही बातें होंगी कि क्या मैं उस काले जादू का शिकार होऊंगा या फिर खुद को या मैं एक अध्याय के रूप में जाना जाऊंगा और वो 5 साल के राजनीतिक खरी को लोग याद करेंगे और एक बेंचमार्क के रूप में लोग याद रखेंगे और इस पद को याद रखेंगे कि जब भी आगे हमारा जनप्रतिनिधि बनेगा तो जनप्रतिनिधि कम से कम तो ऐसा होना ही चाहिए। तो हमारे साथ थे प्रिंस आजमानी जी और झारखंड के तमाम मसलों पर, तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपने राय को व्यक्त किया। दरअसल अगर झारखंड के संदर्भ में अगर बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से हम इस पहलू पर गौर करते हैं कि क्या झारखंड जिन सपनों के साथ बना था उस झारखंड का निर्माण हो पाया है, तो हम देखते हैं कि झारखंड विकास के पैमाने पर काफ़ी पीछे छूट गया है और कहीं ना कहीं अब इस पर एक बड़े पहल किए जाने की ज़रूरत है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी है कि झारखंड के भीतर कुछ बड़े और कॉन्क्रीट स्टेप लिए जाएं जिसके बेसिस पर झारखंड को डेवलपमेंट के एक नए ट्रैक पर आगे ले जाया जा सके। हालांकि झारखंड के भीतर पिछले 22 बरस से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अब तक विफल साबित हुए हैं और प्रिंस जी जैसे लोगों की सहभागिता भी झारखंड के भीतर सुनिश्चित होती है कि अगर इन विषयों पर इतनी गहरी समझ रखते हैं, इन विषयों पर इतनी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपनी एक भूमिका तय करनी होगी और झारखंड के विकास में अपना योगदान देना होगा। हम आपको झारखंड के ऐसे ही अन्य शख्सियतों से मिलाते रहेंगे और झारखंड के संदर्भ में यह जानने की कोशिश करते रहेंगे कि झारखंड का विकास कैसे संभव हो और झारखंड विकास के पैमाने पर देश के अग्रणी राज्यों में कैसे खड़ा हो सके। तब तक के लिए जोहार।